नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक के क्लास में हमने अजातशत्रु नाटक की कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद एवं कथोपकथन और देश काल परिस्थिति यहाँ तक का अध्ययन कर लिया है। और देश काल वातावरण या जो परिस्थिति है उसमें भारतीय सभ्यता, रीति रिवाज, रहन सहन, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इन पद्धतियों का सफलतापूर्वक चित्रण हमने इस नाटक के अंतर्गत देखा है। और देश काल और वातावरण की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद ने एक सफलता अर्जित हुई है जो कि अविश्वसनीय है। उसके बाद हम अजातशत्रु नाटक में जो लेखक का उद्देश्य है उसके बारे में अध्ययन करेंगे या उसका मूल प्रतिपाद्य क्या है। तो कोई भी रचनाकार अपने किसी उद्देश्य के निमित्त किसी भी रचना को लिखता है या रचना करता है तो लेखक जो है उसके मन में अपने युग और अपने समाज से संबंधित अनेक समस्याएं उनके मन में रहती है जो उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए वो प्रयास करते हैं। तो जब रचनाकार इन्हें अपनी किसी रचना में पिरो करके प्रस्तुत करता है तो वही जो है लेखकीय जो दृष्टिकोण है वो कहलाता है। तो भारत की परंपरा के अनुसार नाटकों में रस को प्रधानता दी गई है और पाश्चात्य परंपरा में उद्देश्य को प्रधानता दी गई है। तो हमारे यहाँ रस का सर्वप्रथम विवेचन जो है नाटक के संदर्भ में किया गया था। यहाँ रस को काव्य की आत्मा के रूप में भी मुख्य उद्देश्य स्वीकार किया गया उसका। और नाटक के अंतर्गत एक रस प्रधान होता है और एक रस जो है वो गौण होता है। तो रचनाकार का मुख्य कार्य प्रधान रस के उत्कर्ष का वर्धन करना ही होता है। दूसरी ओर पाश्चात्य नाटकों में कोई न कोई उद्देश्य व्यक्त या अव्यक्त रूप में समाहित रहता है। वह किसी प्रकार की जीवन मीमांसा या जो विचार सामग्री है उनके रूप में वो आता रहता है। तो इस उद्देश्य का संबंध जीवन के आंतरिक और बाहरी दोनों पक्षों से होता है और यही संघर्ष पाठकों को उद्देश्य के ग्रहण करने के लिए तत्पर कर देता है। तो जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं उनमें उद्देश्य का विशिष्ट महत्व देखा जाता है। और इस नाटक में जो कि जिसका शीर्षक है अजातशत्रु, उसमें भी महान उद्देश्यों को हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें हम देखेंगे कि अतीत के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान को सुधारने की प्रेरणा दी गई है। तो जो अजातशत्रु नाटक है उसमें नाटककार ने मगध, कौशल और कौशाम्बी इन तीनों राज्यों के जो आपसी झगड़े हैं उनको दिखा करके एक ग्रह कलह से दूर रहने का संदेश भी दिया है। तो मगध राज्य का कलह दो प्रकार से दिखाया है उन्होंने कि सब पत्नियों के बीच में चलने वाला जो ईर्ष्या द्वेष है और पुत्र के द्वारा जो बलपूर्वक पिता के सिंहासन को प्राप्त करने का प्रयास है। और जो मगध का राजा है बिंबिसार, उनकी दोनों पत्नियों के बीच में ये जो ग्रह कलह है वो वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। और वास्तविक के मुख से यही उद्देश्य भी उन्होंने दिखलाया है कि हमें आंतरिक झगड़ों की अपेक्षा सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। और मगध नरेश को राज्य सिंहासन के प्रति मोह में जकड़ा हुआ दिखाया गया है और बिंबिसार की जो सिंहासन प्राप्त करने की प्रवृत्ति है उसके माध्यम से वर्तमान राजनीतिज्ञों के प्रति भी एक संदेश प्रेषित किया है। तो उसकी कुछ पंक्तियां हम देखेंगे कि आह जीवन की क्षण भंगुरता देखकर भी मानव कितनी गहरी नींव देना चाहता है। आकाश के नीले पत्र पर उज्जवल अक्षरों से लिखे अदृष्ट के लेख जब धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं तभी तो मनुष्य प्रभावतः समझने लगता है और जीवन संग्राम में प्रवृत्त हो अनेक अकांड तांडव करता है। फिर भी प्रकृति उसे अंधकार की गुफा में ले जाकर उसके शांतिमय रहस्यपूर्ण भाग्य का चिट्ठा समझाने का प्रयत्न करती है, किंतु वह कब मानता है। मनुष्य व्यर्थ महत्व की आकांक्षा में मरता है। अपनी नीची किंतु सुदृढ़ परिस्थिति में उसे संतोष नहीं होता, नीचे से ऊंचा चढ़ना ही चाहता है, चाहे फिर गिरे तो भी क्या। तो वर्तमान राजनीति में भी
इसी तरह ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करने की होड़ जो है लगी रहती है और जीवन के अंतिम क्षणों में वह खाली हाथ ही ऊपर चला जाता है। तो मानव को पद के प्रति आकर्षण न होकर सभी को भलाई करने की इच्छा मन में रहनी चाहिए। तो इस नाटक के माध्यम से प्रसाद जी ने जो एक पात्र है जीवक, उसके माध्यम से भी यही संदेश दिया है कि मानव को विषम परिस्थितियों में हार मान करके नहीं बैठना चाहिए। जैसे ये पंक्तियां हम देखेंगे इसी नाटक की। नियति की डोरी पकड़कर मैं निर्भय कर्मकूप में कूद सकता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो होना है वह तो होगा, फिर कायर क्यों बनूं, कर्म से विरत क्यों रहूं। और जो छलना और बिंबिसार है, उनके आपसी झगड़े को केंद्र में रख करके जो महात्मा बुद्ध हैं उनके द्वारा भी ये वाक्य कहे गए कि शीतल वाणी मधुर व्यवहार से क्या वन्य पशु भी वश में नहीं हो जाते। राजन, संसार भर के उपद्रवों का मूल व्यंग्य है, हृदय में जितना यह घुसता है उतनी कटार नहीं। वाक संयम विश्व मैत्री की पहली सीढ़ी है। तो उन्होंने एक और मुख्य संदेश जो है वो पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, वो यह है कि युद्ध की जो भयानकता है उससे दूर रहने की प्रेरणा दी है। और उनका ये जो संदेश है आज के युग में प्रासंगिक भी है। और अजातशत्रु के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने ये कहा है कि युद्ध में बड़ी भयानकता होती है, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, सैनिक जीवन का जो महात्म्य है चित्र न जाने किस षड्यंत्रकारी मस्तिष्क की भयानक कल्पना है। सभ्यता से मानव की जो पार्श्ववृत्ति दबी हुई रहती है उसी को उत्तेजना मिलती है। युद्ध स्थल का दृश्य बड़ा भीषण होता है। तो इन संदेशों के अलावा भी जयशंकर प्रसाद का जो ये नाटक है उसमें अनेक ऐसे संदेश हैं जिनको पढ़ करके हम ऐतिहासिक तथ्यों से वर्तमान को उज्जवल बना सकते हैं। उसके बाद इनका एक सांस्कृतिक उद्देश्य भी हम देख सकते हैं। तो जैसे संस्कृति को सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक जो चेष्टा है वो हम मान सकते हैं, और उसका जो उपयोग है वो मानव समाज में व्यक्तियों के सीमित मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए होता है। और संस्कृति का सामूहिक चेतना और शील शिष्टाचार इन सभी जो मनोभाव हैं उनसे एक मौलिक संबंध दिखाई देता है। तो जयशंकर प्रसाद जो है भारतीय संस्कृति पर विदेशी शासकों द्वारा जो आरोपित पाश्चात्य संस्कृति के कुप्रभाव है उनसे वे चिंतित दिखाई देते हैं, और भारत की विकृतियों का लाभ उठा करके प्रसाद युग में भी विदेशी सत्ता भारतवर्ष को जो है पददलित कर रही थी। और प्रसाद ने अपने नाटकों में इतिहास के उन्हीं युगों का चयन किया गया है जिसमें संस्कृति के सत्य और असत्य के संघर्ष को दिखाया गया है। तो अजातशत्रु के जो असत पात्र हैं उसमें हम छलना और मागंदी, जो कि आम्रपाली और श्यामा भी वही है, और देवदत्त, और एक था विरुद्धक। तो ये सब अपने कुकृत्यों के द्वारा या कुकृत्यों के लिए जो है खेद का अनुभव भी करते हैं। और मल्लिका भारतीय संस्कृति के उदार भाव का आश्रय लेती हुई अपने पति के हत्यारे प्रसेनजीत को स्वाभाविक रूप से या सहज रूप से माफ कर देती है। तो मल्लिका भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही विधवा होने पर पुनः विवाह नहीं करती है और वह विरुद्धक के प्रेम को ठुकरा देती है, और विरुद्धक उसे अपनी भावनाओं के माध्यम से पिघलाने का प्रयास करता है। उसके बाद हम इस नाटक में एक सिंहासन के प्रति आकर्षण भी देखेंगे। कि मगध नरेश जो बिंबिसार है और कौशल नरेश जो प्रसेनजीत है, उनमें भी सिंहासन के प्रति आकर्षण दिखाया गया है। दोनों ही अपने पुत्रों को सिंहासन नहीं सौंपना चाहते हैं, क्योंकि सिंहासन का नशा जो है मानव को अंधा बना देता है, जो कि उनके साथ भी हुआ है। और इसी सत्ता के आकर्षण में बिंबिसार का जो पुत्र है
और अजातशत्रु अपने प्रसेनजित का पुत्र विरुद्धक पिता के प्रति विद्रोह करके सिंहासन हथियाना चाहते हैं। तो ये जो विद्रोह है उसमें अजातशत्रु के सफल होते ही जो विरुद्धक है, जो कि प्रसेनजित का पुत्र है, वो भी अपनी मानसिकता को इस प्रकार प्रकट करता है कि मगध जैसा परिवर्तन कर चुका है वही तो कौशल भी चाहता है। हम नहीं समझते कि बुड्ढों को क्या पड़ी है और उन्हें सिंहासन का कितना लोभ है। क्या यह पुरानी और नियंत्रण में बंधी हुई संसार के कीचड़ में निमज्जित राजतंत्र की पद्धति नवीन उद्योग को असफल कर देगी? तिल भर जी जो अपने पुराने विचारों से हटना नहीं चाहता उसे अवश्य नष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यह जगह प्रगतिशील है। तो विरुद्धक के ये जो कथन हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद के माध्यम से कहे गए हैं, तो ये विचार जो है आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उस समय थे। तो उन्होंने राजनीति के इस विकृत रूप के द्वारा सामान्य जनता में राजनीति के प्रति जो चेतना जागृत करने का कार्य किया है, ताकि जो वर्तमान राजनीति है उसमें भी सुधार आ सके। अब हम अजातशत्रु जो नाटक है उसकी भाषा शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो किसी भी कृतिकार के जो मानसिक भाव है उनकी अभिव्यक्ति और उसके उद्देश्य की सिद्धि जो है भाषा शैली के माध्यम से होती है। तो नाटककार तो अपने संवादों के माध्यम से ही अपनी धारणाओं को, अपने चिंतन को प्रस्तुत करता है और उसे भाषा का मर्मज्ञ है वो होना भी चाहिए। तो जिस नाटक की भाषा जितनी पात्रों के अनुकूल होगी और देश काल के अनुरूप होगी, वह नाटक उतना ही लोकप्रिय होगा। तो गीतों के बाद प्रसाद के नाटक के काव्य तत्व का सबसे अधिक प्रकाशन उनकी भाषा शैली के माध्यम से ही हुआ और उनके नाटक की सबसे बड़ी शक्ति यही भाषा शैली है। तो उनके नाटकों में कवि, दार्शनिक, वीर पुरुष, देश के नेता, ये सभी शामिल होते हैं। तो उनकी भाषा शैली में तत्सम शब्दों की प्रधानता है। तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तो उनकी शैली के अंतर्गत उनकी अपनी विशेषताओं का समावेश होता है। तो अजातशत्रु की जो भाषा है वो उसमें प्रसाद जी ने अपने नाटकों में संस्कृतनिष्ठ और परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया है। तो उनके पात्र चाहे किसी भी वर्ग के हो, किसी भी श्रेणी के हो, एक जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। और अजातशत्रु नाटक का नायक अजातशत्रु और उसका अनुचर जो है लुब्धक जो इसमें एक शिकारी है, तो वो एक जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि मागंदी, नवीना, दासी, नर्तकी, ये सभी परिमार्जित भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त करती है। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, जीवक, वासवी, छलना, उदयन, पद्मावती, मागंदी, प्रसेनजित, विरुद्धक, मल्लिका, वाजिरा, दीर्घकारायण, शक्तिमती, ये सब संस्कृतनिष्ठ भाषा ही बोलते हैं, जो कि संस्कृतनिष्ठ है। जो वसंतक है वो भी वार्तालाप करते हुए दो पथिकों से वार्तालाप करते हैं। तो उसमें भी वो जो दो नागरिक हैं वो तत्सम प्रधान भाषा में ही अपनी बात कहते हैं। तो इस प्रकार वे पात्रों की स्थिति के अनुकूल भाषा में बदलाव नहीं लाते हैं और उनके सभी पात्र जो है एक जैसी ही भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यही कारण है कि जयशंकर प्रसाद पर संस्कृतनिष्ठ क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करने का दोष भी लगाया जाता है कहीं कहीं। लेकिन ये जो धारणा है वो सही नहीं है, क्योंकि अलग अलग देश और अलग अलग वर्ग से उनके अनुसार भाषा का प्रयोग कराने से नाटक को भाषाओं का अजायबघर बनना पड़ता है। तो कहीं वो अप्राकृतिक भी हो जाती है और सामाजिक लोग जो हैं उनकी इतनी भाषाओं का परिचय भी असंभव हो जाता है। तो ये जो नाटक है उसमें विभिन्न जो पात्र हैं उनके अनुकूल भाषा के परिवर्तन को अस्वाभाविक वे मानते थे। तो एक सफल नाटक का उद्देश्य या जो उसकी भाषा शैली है वो पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए, जिसमें पात्रों के भावों और विचारों के आधार पर भाषा का प्रयोग नाटक में होना चाहिए। लेकिन इसके लिए भाषा की एकरूपता नष्ट करके कई तरह की खिचड़ी भाषाओं का प्रयोग हिंदी नाटकों के लिए
ठीक नहीं रहता है और पात्रों की संस्कृति के अनुसार उनके भाव और जो विचार हैं उनमें तादात्म्य होना चाहिए। तो अजातशत्रु नाटक जो है उसमें रस के अनुरूप भाषा हम देख सकते हैं, जिसमें वीर, श्रृंगार और शांत रसों की योजना है। तो वीर रस की पुष्टि के लिए ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि श्रृंगार रस में माधुर्य को प्रधानता दी जाती है। तो कौशल वंश के राजा प्रसेनजित की रानी शक्तिमती अपने पुत्र विरुद्धक को युद्ध के लिए प्रेरित करती है, जिसका प्रभाव विरुद्धक के कथनों में स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे शक्तिमती कहती है कि महत्वाकांक्षा के प्रदीप्त अग्निकुंड में कूदने को प्रस्तुत हो जाओ, विरोधी शक्तियों का दमन करने के लिए काल स्वरूप बनो, साहस के साथ उनका सामना करो, फिर या तो तुम गिरोगे या वे ही भाग जाएंगी। तो मल्लिका तो क्या, राजलक्ष्मी तुम्हारे पैरों पर लौटेगी। पुरुषार्थ करो, इस पृथ्वी पर जियो तो कुछ होकर जियो। और फिर विरुद्धक जो है वो प्रत्युत्तर में कहता है कि बस माँ, अब कुछ न कहो, आज से प्रतिशोध लेना मेरा कर्तव्य और मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तेरे अपमान के कारण इन शाक्यों का एक बार अवश्य संहार करूँगा। उनके रक्त में नहाकर इस कौशल के सिंहासन पर बैठकर तेरी वंदना करूँगा। आशीर्वाद दो कि इस क्रूर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊँ। तो इसी प्रकार नाटककार ने श्रृंगार रस के जो प्रसंग हैं उसमें भी माधुर्यता के गुणों को और उनकी जो शब्दावली है उसका प्रयोग किया है। फिर शैली संबंधी जो विशेषताएं हैं उसमें हम देखते हैं कि तो इसमें जो 5 प्रकार की शैलियों का प्रयोग हुआ है। एक अलंकारिक शैली, दूसरी हास्य प्रधान शैली, तीसरी काव्यात्मक शैली, चौथी चित्रात्मक शैली और 5वीं जो है वो है सुक्ति प्रधान शैली। तो अलंकारिक शैली का उदाहरण है जैसे मुझे प्रतिशोध लेना है, दावा अग्नि सा बढ़कर फैलना है। तो अग्नि सा, दावा अग्नि सा मतलब उपमा अलंकार है। उस दावा अग्नि की जैसा उसका जो प्रतिशोध है उसको दिखाया गया है। उसके बाद एक दृष्टांत अलंकार का उदाहरण देखेंगे कि नियति की डोर पकड़कर मैं निर्भय कर्मकूप में कूद सकता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो होना है वह होगा ही। और हास्य प्रधान जो शैली है उसमें कहीं कहीं वसंतक और वासवी के कुछ संवादों में हास्य और छलना और मागंदी के संवादों में व्यंग्य प्रधान शैली का प्रयोग हुआ है। छलना अपने पुत्र अजातशत्रु की विजय का समाचार जो है वासवी को देने के लिए स्वयं आती और वासवी उससे कहती है कि ये सूचना तो एक सामान्य अनुचर भी दे सकता था। तो ये सुनकर के छलना जो है व्यंग्यात्मक शैली में कहती है, किंतु वह मेरी जगह तो नहीं हो सकता था और संदेश भी अच्छी तरह से नहीं कहता। वासवी के मुख की प्रत्येक सिकुड़न पर इस प्रकार लक्ष्य न रखता, न तो वासवी को इतना प्रसन्न ही कर सकता था। उसके बाद जो काव्यात्मक शैली है उसमें उनका कवि रूप भी नाटक में देखने को मिलता है कि भावात्मक और काव्यात्मक शैली में कविता जैसा आनंद विद्यमान है। तो इस शैली की भाषा सरल और साहित्यिक दोनों प्रकार की है। जैसे ये पंक्तियां देखेंगे, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, स्वर्ण पिंजर में भी श्यामा को क्या वह सुख मिलेगा जो उसे हरी डालों पर कसेले फलों को चखने में मिलता है। मुक्त नील गगन में अपने छोटे छोटे पंख फैलाकर जब वह उड़ती है तब जैसी उसकी सुरीली तान होती है, उसके सामने तो पिंजरे में भी उसका गान क्रंदन ही है। उसी प्रकार जो चित्रात्मक शैली है उसको भी इन्होंने अपने पात्रों के कथनों में उन शब्दों का चयन करते हुए यहाँ वर्णन किया है। और भाषा का ये गुण उनको एक विशिष्ट रचनाकार की श्रेणी में ला करके खड़ा
खड़ा कर देता है। जैसे इस चित्रात्मक शैली का उदाहरण हम देखेंगे, जो माघंदी कहती है अपने आप से ही कि वहारी नियति कैसे कैसे दृश्य देखने में आए। कभी बैलों को चारा देते देते हाथ नहीं थकते थे, कभी अपने हाथ से जल का पात्र तक उठाकर पीने से संकोच होता था, कभी शील का बोझ एक पैर भी महल के बाहर चलने में रोकता था, और कभी निर्लज गणिका का आमोद मनोनीत हुआ। इस बुद्धिमत्ता का क्या ठिकाना है। उसी प्रकार जो सुक्ति प्रधान शैली है उसका उदाहरण हम देखते हैं कि मानवीय सृष्टि करुणा के लिए है, यूं तो क्रूरता के निदर्शन पशु जगत में क्या काम है। और एक और सूक्ति हम देख सकते हैं इसके उदाहरण के रूप में कि अधिकार चाहे वे कैसे भी जर्जर और हल्की नींव के हों या अन्याय से ही क्यों न संगठित हो, सहज में नहीं छोड़े जा सकते। विश्व भर में यदि कुछ कर सकती है तो करुणा ही है, जो प्राणी मात्र में समदृष्टि रखती है, जो समान दृष्टि रखती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अजातशत्रु नाटक की जो भाषा है वो सभी जगह भाषा अभिव्यंजक है। उसमें भाषा प्रसंग और रस के अनुकूल होकर सरस है, ओज प्रदान है, और कहीं कहीं मुहावरों का प्रयोग भी है जो भाषा को जीवंतता प्रदान करती है। नाटक में भाषा के साथ साथ शैलीगत विशेषताओं का भी प्रयोग किया गया है। तो भाषा और शैली की दृष्टि से ये एक सफल नाटक कहा जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने अजातशत्रु नाटक के उद्देश्य और भाषा शैली के बारे में अध्ययन किया। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।